नेपाल के प्रधानमंत्री आखिर नेपाल को ले जाना कहां चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक ठाकुर और एएनबी न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के न्यूज़ टाइम में हम आपके साथ विश्व के पुराने और इकलौते हिंदू राष्ट्र के अलावा हमारे पड़ोसी देश नेपाल के विषय पर चर्चा करेंगे। समझ में यह नहीं आता कि आखिर नेपाल के नेताओं को हो क्या गया है। नेपाली संसद ने शनिवार को भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिपियानधुरा इलाकों पर अपने दावे के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। हैरानी की बात यह है कि नेपाली समाज ने नेपाली संसद के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। नेपाली लोगों ने इस मामले में नेपाली सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया है, मगर नेपाली नेता अपने लोगों की भावनाओं को जैसे समझना ही नहीं चाहते। नेपाली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट भी की। इसी बात को लेकर नेपाल की ओर से हुई फायरिंग में एक भारतीय की मौत भी हो चुकी है। नेपाल में आखिर ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? नेपाली नेता चीन के दबाव में आखिर करना और कहना क्या चाहते हैं? सदियों से इन इलाकों पर नेपाली संसद ने एकाएक हक जताना कैसे और क्यों शुरू कर दिया? जाहिर है नेपाल की इस भाषा के पीछे चीन की ही जुबान है। चीन की पुरानी चाल यह रही है कि किसी भी देश को पहले कर्ज देने का जहर दो और इसके बाद उन्हीं के कंधों पर दूसरे देशों पर निशाना साध दो। चीन ने नेपाल के साथ भी यही किया है। चीन ने यही चाल पहले पाकिस्तान के साथ चली थी और अब उसके निशाने पर नेपाल है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने देश को आखिर किस दिशा और दशा में ले जाना चाह रहे हैं, कोई नहीं जानता। आज नेपाल का भविष्य खतरे में है। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान और गिलगिट के अलावा बाल्टिस्तान को जिस तरह कुचला, उसकी आवाज़ आज पूरे विश्व में गूंज रही है। बलूचिस्तान के लोग विदेशों में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के इन इलाकों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर चीन की नज़र पहले से ही है। चीन खनिज पदार्थों के लिए इन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए बाकायदा ग्वादर पोर्ट की तरह यहाँ भी बिजनेस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान और भारत की सीमा के इलाके अक्साई चीन पर भी चीन की नज़र है। भारत हमेशा से इस इलाके की सुरक्षा को लेकर सजग रहा है, इसीलिए चीन को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। चीन की तरफ से डोकलाम में भी यही स्थिति रही। चीन हर मोर्चे पर नाकाम रहा। इसीलिए अब चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तैयार कर लिया है। नेपाल के नेता भी चीन की इस चाल में आ चुके हैं, लेकिन नेपाल के नेता भूल गए हैं कि भारत ने हमेशा ही नेपाल की मदद की है। चाहे वो साल 2015 में नेपाल में आए जबरदस्त भूकंप के बाद भारत ने पाकिस्तान को 4.5 नेपाली अरब रुपए के तत्काल मदद दी थी। इसके अलावा भारत ने अपने घर गंवा चुके 50,000 लोगों को घर बनाने के लिए नेपाल के साथ $10 करोड़ के एक MOU पर दस्तखत किए थे। कोरोना काल की बात करें तो इस साल अब तक भारत ने नेपाल को 23 टन दवाइयाँ भेजी हैं। 23 टन दवाइयाँ भेजी हैं। इनमें 3.2 लाख पैरासीटामॉल और 2.5 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोलियां भिजवाई गई हैं। नेपाल ने भारत की इस दरियादिली और भाईचारे का अच्छा सिला दिया है। समझ में ये भी नहीं आता कि नेपाल के नेता भारतीय धर्म, भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, रोटी बेटी की सांझ को कैसे भूल सकते हैं। भारत के साथ नेपाल के संबंधों की बात करें तो आपको बता दें, कहते हैं नेपाल को महान संत गुरु गोरखनाथ ने बसाया था। नाथ संप्रदाय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं। आज भी इस संप्रदाय के वार्षिक उत्सव का विशेष भोज नेपाल के राज परिवार के घर उसी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ भिजवाया जाता है। यह परंपरा गुरु गोरखनाथ के काल से चली आ रही है। भारत में नेपाल के लोगों को बराबर का दर्जा हासिल है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना में बाकायदा एक गोरखा रेजिमेंट तक का गठन किया गया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला की बेटी
मनीषा कोइराला ने भारतीय सिनेमा जगत में अपनी प्रतिभा का सिक्का जमाया था। भारतीय समाज ने मनीषा को उनके देश से ज़्यादा इज्जत और स्नेह दिया था। और फिर मनीषा ही क्यों, नेपाली मूल के करोड़ों लोग भारत में काम करके इज्जत की रोजी रोटी कमा रहे हैं। मगर ऐसा लगता है नेपाल के नेता सब कुछ भुलाकर एक बार फिर नेपाल का खूनी इतिहास दोहराना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, इसी सदी की शुरुआत में ही 1 जून को नेपाल के राजकुमार दीपेंद्र सिंह ने अपने माता पिता महाराज वीरेंद्र सिंह, माता महारानी ऐश्वर्या समेत 9 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया था। इस खूनी खेल के लिए भारतीय सिंधिया परिवार की एक राजकुमारी देवयानी राणा का जिक्र आता है। दीपेंद्र देवयानी से शादी करना चाहते थे, मगर राज परिवार इसके खिलाफ था। इसी बात पर नाराज होकर दीपेंद्र ने यह खूनी खेल रच दिया था। नेपाल भारत के मुकाबले बहुत छोटा देश है, एक छोटे भाई एक बेटे की तरह। जिस तरह नेपाल के प्रिंस दीपेंद्र सिंह ने अपने पिता के साथ किया, नेपाल के नेता ठीक वैसा ही भारत के साथ करना चाहते हैं। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि प्रिंस की जिद की वजह से ही नेपाल एक बार पहले भी अनाथ हो चुका है। शायद ये नेता नेपाल के साथ एक बार फिर वही सब दोहराना चाहते हैं। नेपाल के पास अपने नागरिकों के लिए ना तो संसाधन है और ना ही रोजगार। चीन के लिए नेपाल एक खिलौने के समान है। जी भर कर खेला और थक गए तो फेंक दिया। नेपाल की संसद ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बताने का प्रस्ताव पारित कर एक कदम पीछे हटाकर आगे बढ़ाया है। 2 दिन पहले ही नेपाल ने इस इलाके पर कब्जा नहीं जताने और नया नक्शा नहीं बनाने का वादा किया था, मगर शनिवार को अपने वादे से पलटकर इन इलाकों को एक बार फिर अपना बताकर नेपाल ने सभी को फिर से हैरान कर दिया है। देखना यही है इसके बाद अब नेपाल की अगली चाल क्या होगी। लेकिन चीन के साथ नेपाल के रिश्ते ज़्यादा देर और दूर तक चलने वाले नहीं हैं, यह भी तय है। चीन ने हांगकांग और ताइवान को नहीं छोड़ा तो नेपाल तो फिर बहुत ही पीछे है। नेपाल के नेताओं को यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतना ही नेपाल के लिए अच्छा होगा। बहरहाल अब आज्ञा लेने का समय हो गया है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।